नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। भीगा दिसंबर, जिसकी राइटर है तानिया ताहिर, ये उसकी तीसरी एपिसोड है। और आई एम सो सॉरी गाइस कि मैं आप लोगों को एपिसोड नहीं प्रोवाइड कर पा रही और ना ही कोई नावल सही तरीके से दे पा रही हूँ। अभी एक्चुअली मैं हॉस्टल में ही हूँ, मैं घर नहीं गई क्योंकि मुझे अभी फ़ीस जमा करवानी थी। तो उसका ये प्रोसीजर है कि थोड़ी सी मतलब थोड़े ही डेज़ में फ़ीस जमा करवानी है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया। हमारा एक्चुअली 26 से ही नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। खैर से हमें सिर्फ 10 छुट्टियाँ हैं और मतलब बहुत कम टाइम दिया इन्होंने। ईद की वजह से शायद या रमज़ान की वजह से ये जल्दी हमारा सेमेस्टर ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, तो इसीलिए ये जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं इन्होंने। इस दफ़ा फ़ाइनल भी जल्दी लिए हैं सबके, फ़ाइनल्स जो एग्ज़ाम्स हुए थे। तो अब ये है कि इसीलिए मैंने फ़ीस जमा करवानी थी। इधर से ही फॉर्म निकलता है, उधर ऑनलाइन नहीं होता बीएड का। बाकी जो बीएस का है तो वो तो ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन बीएड का खुद से इधर आना पड़ता है और करवाना पड़ता है। तो एक दिन का था गैप, तो फिर मैंने यही फील किया कि मैं इधर से ही करके चली जाऊँ ताकि वो टेंशन ना रहे। तो फिर हॉस्टल में जो काम थे वैसे ही करने वाले, मतलब कपड़े वगैरह धोना या जो भी होते हैं, आराम से शॉपिंग करना या इस तरह के छोटे मोटे जो काम मुझे थे वो मैं 2 दिन में करती रही हूँ। मेरी फ्रेंड से मेरी बात होती रही है इतने दिनों बाद, मेरी बेस्ट फ्रेंड से। तो मैं उससे 7-8 घंटे बात करती रही क्योंकि हॉस्टल में कोई था नहीं, वो भी फ्री थी और मैं भी। तो हम दोनों फिर बात करते रहे, साथ साथ अपने काम भी करते रहे। तो इस तरह से हमने इतना टाइम बात की एक दूसरे के साथ, क्योंकि हम काफ़ी गैप आ गया था ना, हम बातें नहीं कर पाए, तो वो सारी जमा हुई थी, उसकी भी और मेरी भी। तो वो कल वो किया और आज मुझे फ़ीस जमा करवानी थी। आज फर्स्ट डे था, आज ही फॉर्म मतलब निकले हैं तो इसीलिए आज ही करवानी थी। तो आज करवाई मैंने। उसके बाद मैं शॉपिंग करने चली गई, तो काफ़ी टाइम लग गया, रात हो गई और आज भी नहीं जा पाई। अब सुबह सुबह मुझे जाना है, मैं घर जाऊंगी, थोड़ा रिफ़्रेश होंगी, थोड़ा घर का खाना शाना खाऊंगी, थोड़ी घर की आबो हवा लगेगी। एक्चुअली अगर मैं इधर बीमार हो जाऊँ ना, मैं घर जाऊँ तो पता नहीं उधर का ऐसा क्या है कि मैं ठीक हो जाती हूँ। मतलब होता है ना, आपको वाइब्स वहाँ से मिलती है, तो मैं बिल्कुल अच्छा फ़ील करती हूँ। तो इसीलिए जैसे ही अब मैं घर जाऊँगी थोड़ी थकावट वगैरह उतरेगी, थोड़ा लगेगा कि घर आ गए हैं, कोई घर के खाने शाने खाएंगे तो अच्छा फ़ील होगा। तो फिर थोड़ा मैं बैठूँगी, थोड़ा आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे नावल्स पढ़ूँगी। और दूसरी बात, एक्चुअली मेरे ना आजकल सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऊपर वाली साइड पर बहुत दर्द हो रहा है। मेरा ना एक सर बहुत सेंसिटिव है और नाजुक सा है, तो मैं बाल थोड़े से खींचूँ तो वो ना बहुत पेन करते हैं। तो पता नहीं ये पेन क्यों इतना ज़्यादा कर रहा है, या तो मैं मोबाइल यूज़ ज़्यादा करती हूँ उस वजह से, या क्या इशू है। सॉरी, आज मैं ऐसे बातें कर रही हूँ जैसे मेरी आप लोग फ्रेंड्स एज अ फ्रेंड्स बैठे हो और मैं लगी हुई हूँ कि ये भी मेरे साथ इशू हो रहा है, ये भी मेरे साथ इशू हो रहा है। लेकिन खैर मैं बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी भी मुझे फ़ील हो रहा है मेरे सर में पेन अजीब तरह का है, पहले नहीं होता मुझे इस तरह का। ज़्यादातर मेरे सर में दर्द कभी नहीं हुआ एज सच, लेकिन ये ना बाल बहुत मेरे सेंसिटिव हो गए हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा खिंचाव हो तो मेरे ना सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो अभी भी वैसे ही, और मैं हाथ लगाती हूँ तो मुझे ना पेन पेन जैसा सर पता नहीं अजीब सा है कि किसी ने इतना मारा है मेरे सर में, तो वो ऐसे फील हो रहा है मुझे। अब मैं समझा नहीं पा रही आप लोगों को। तो वो सिचुएशन चल रही है मेरी। और बस मैं अब घर जाऊंगी इंशाल्लाह तो ठीक हो जाए, ऑयलिंग वगैरह करवाऊंगी। तो बस ये सारा कुछ चल रहा था, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियोस नहीं दे पा रही। जब इंशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हो जाऊंगी, मतलब बेटर फील करूंगी। वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा सा वो है, तो वो वैसे ही शायद थकन की वजह से या इधर रह रही हूँ तो इस वजह से हो रहा होगा। खाने का भी नहीं है ना, ऐसा बाहर से मंगवा रहे हैं, खाना लेकर खा रहे हैं। तो खैर अब मैं एपिसोड आप लोगों को आज दे रही हूँ और रात के 12 बज गए हैं। फिर मुझे था कि कल सुबह ही मैंने चले जाना, तो एटलीस्ट मैं अभी कर लूँ, तो सुबह सुबह या एडिट कर लूँ। क्योंकि अभी तो अपलोड नहीं होगी ना, इतनी जल्दी सेव नहीं होती और फिर अपलोड होने में भी टाइम लगता है। लेकिन अगर अभी हो गया तो मैं 1-2 बजे तक अपलोड कर दूँगी। तो बेशक आप लोग सब जाग नहीं रहे होंगे, सो चुके होंगे, तो आप लोग सुबह आप लोग एटलीस्ट देखोगे तो आप लोगों को एपिसोड मिल चुकी होगी।
तो इसीलिए फिर मैं अभी कर रही हूँ। और सॉरी कि मैं आप लोगों को पूरी एपिसोड नहीं अच्छे से दे पा रही। ये अभी सिर्फ 3 एपिसोड्स होंगी, जो कि ज़ाहिर सी बात है 1 घंटे से कम ड्यूरेशन की होंगी। तो ये सारी जो मैंने आप लोगों को एक कहानी सुनाई, इसका यही पर्पस था कि मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं दे पाई। इंशाल्लाह जैसे ही रूटीन सेट होगी मैं आप लोगों को दे दूँगी। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए हम लोग इस नावल को शुरू करते हैं, इसकी 3rd एपिसोड को। आप लोगों को यकीनन इसका इंतज़ार होगा। बिशा उनकी जानिब देखती रही। क्या आप मुझे बताएंगी ज़रीना आंटी कहाँ हैं? उसने पूछा। तो वो औरत सर हिला गई। हाँ, यहाँ बेहतर ही था कि ज़रीना खातून उसे खुद समझाती, जो वो औरत बता नहीं पा रही थी। वो औरत उसे ज़रीना खातून के पास ले आई। वो उसे देखकर खड़ी हो गई। दुल्हन, आप यहाँ क्यों आई हो? ज़रीना खातून ने पूछा। तो बिशा को बहुत अजीब लगा। क्या वो नहीं आ सकती थी यहाँ? ज़रीना खातून उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसके नज़दीक आए। बेटा, ऐसा नहीं कि हम आपको यहाँ आने से रोक रहे हैं, बल्कि दुल्हन पहले दिन अपने दूल्हे के साथ बाहर निकलती है और आप दाऊद की दुल्हन हो। जाओ बच्चे, जाओ वापस चली जाओ, उसी के साथ बाहर निकलना, जल्दी जाओ। वो घबराहट के मारे बोली। मगर वो सो रहे हैं, बिशा बताने लगी। तभी वो वहाँ उसके नज़दीक आए। तो उसके उठने का इंतज़ार करती ना, वो बोली और उसे पीछे की जानिब धकेलने लगी। बिशा को बहुत बुरा लग रहा था। पहले ही दिन उनका ऐसा रवैया उसकी समझ से बाहर था। उसकी आंखों में आंसू आ गया और वो पलट आई। मर्दान खाने में भी सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो अजूबा हो। वो कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई। दाऊद अब तक जागा नहीं था, वो सोया हुआ था। बिशा एक नज़र उसकी जानिब देखकर सोफे पर बैठ गई। काफ़ी देर हो गई थी, उसे भूख लगी थी। तभी वो वहाँ गई थी कुछ खाने, मगर वो लोग तो ऐसा रवैया रखे हुए थे जैसे कि न जाने वो कौन हो। उसकी आंखें भीग गई। गुजरे दिन जो उसे अपने घर में गुजरे थे याद आने लगे। मोरे कैसे उनके लिए पहले से पहले नाश्ता तैयार कर देती थी और वो बस जल्दी जल्दी नाश्ता करती थी। और आज ये इतनी देर हो गई थी, उसने कुछ नहीं खाया था। वो यूं ही बैठी रही। फिर उसे याद आया कि उसके पास तो सेल फ़ोन है। उसने अपना सेल फ़ोन क्लच से रख लिया था। यह एहसास होते ही वो जल्दी से उठी और साइड टेबल पर पड़ा अपना क्लच उठाया। क्लच खोला, उसमें अपना फ़ोन देखकर खुशी हुई। उसने जल्दी से नंबर अभी मिलाया ही था कि उसके हाथ से सेल फ़ोन खींच लिया गया। उसने पलट कर देखा, उसका सेल फ़ोन दाऊद के हाथ में था। किसका है ये? वो पूछने लगा। ये मेरा है, बिशा बोली। दाऊद सेल को उंगलियों में घुमा रहा था। तुम किसकी इजाज़त से इसे इस्तेमाल कर रही हो? उसने फिर से पूछा। बिशा को अजीब लगा। वो क्यों अपना सेल फ़ोन इस्तेमाल करने में उसकी इजाज़त लेती? एक फ़ोन ही तो था जो सबका ही पर्सनल होता है। ये तो मेरा सेल फ़ोन है, फिर मैं आपसे परमिशन क्यों लेती? मैंने आपका इस्तेमाल नहीं किया, बिशा मध्यम लहजे में बोली। दाऊद ने सर हिलाया। सीधा होकर बैठा। इधर बैठो। उसने बाजू खोला। बिशा कुछ झिझक सी गई। लबों पर नरम मुस्कान आ गई। कोई तो अपनायत का एहसास हुआ। इतने वक्त में वो उसके बाजुओं में बैठ गई और दाऊद ने एक नज़र उसका चेहरा देखा। सेल फ़ोन को उसने वॉल पर खींच कर मारा। सेल फ़ोन वॉल पर लगने से 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। बिशा की बेसाख्ता चीख निकली और उसके उठने की कोशिश की, अपने सेल फ़ोन के पास जाने की कोशिश की, मगर दाऊद ने बिशा को उठने नहीं दिया। दाऊद के लबों पर मुस्कान आ गई। आज के बाद तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके? और अगर कभी फिर भी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तो तुम बस मेरे बारे में सोचो, ओके? मेरा सेल फ़ोन? बिशा रोने लगी। उसने कितनी मोहब्बत से ज़रियाब से लिया था। गलत बात। शौहर से ज़्यादा सेल फ़ोन की मोहब्बत, यानी मैं अपने किए गए अमल के बारे में एक बार भी ना सोचूं? वो बिशा को मजबूत गिरफ्त में जकड़ गया। बिशा ने भीगी पलकों से उसे देखा। आप, वो कुछ बोलती कि दाऊद ने उसको उंगली रख कर कुछ भी कहने से मना किया। फोकस ऑन मी, वो बोला और बिशा पर एक बार फिर काबिज हो गया। बिशा को इस वक्त ये कुर्बत बेहद बुरी लग रही थी। दाऊद उस पर एक बार फिर निछावर होने लगा। बिशा एहतजाज करना चाहती थी, अपनी नाराज़गी खफकी का इजहार करना चाहती थी, मगर दाऊद उसे मौका नहीं दे रहा था। दाऊद उस पर लम्स की बारिश बरसाने लगा। वो उसको छू रहा था, मगर बिशा के लिए ये सब इस वक्त बेमायनी था। दाऊद ने लम्हों को गिरफ्त में ले लिया। अपने कब्जे में लेकर वो मनमानी करने लगा, जबकि बिशा की भूख, उसका मोबाइल, उसकी मर्जी, किसी चीज़ की अहमियत नहीं थी। अहमियत थी तो दाऊद इब्राहिम की, जो उसने वाज़िया कर दी थी। वो शावर लेकर बाहर आई तो आंखों में कहीं आंसू थे। वो बार बार आंसू रोक रही थी। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। क्या तुम्हें वाकई ये मोबाइल बहुत पसंद था, जो इस तरह तो रो रही हो?
वो पूछने लगा, जबकि बिशा ने उसकी जानिब पलट कर देखा। वो उसके मोबाइल को बोर्ड के नीचे लिए खड़ा था। वो कुछ नहीं कह पाई। उसने आंसू साफ किए, एक बार फिर मेकअप में अपने आप को छुपाया और वो तैयार हो गई। दाऊद ने उसकी तरफ देखा। इस तरह तैयार होगी? वो उसकी तैयारी देखने लगा। क्या बुराई है इसमें? बिशा अब के ज़रा गुस्से में आ गई। दाऊद ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। कभी भी बात करते हुए तमीज़ और तहजीब को मत भूलना, दाऊद वार्न कर रहा था। मैं आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर रही दाऊद, मगर ये सब करने की कोई वजह भी तो हो। अचानक उसके अल्फाज थम गए। दाऊद का थप्पड़ उसके रुखसार पर लगा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी बदतमीज़ होगी। मेरी तबीयत पर तुम्हारी ही आवाज़ और तुम्हारा रवैया लहजा गिरा गुजरा है। मैंने सीधी तरह तुमसे ये कहा है कि मुझे नहीं पसंद तुम सेल इस्तेमाल करो, तो तुम नहीं करोगी। मुझे नहीं पसंद तुम मुझे दाऊद कहो, यहाँ तक कि मेरा नाम यहाँ कोई नहीं लेता। तुम्हें रात ही कहा था साईं से ज़्यादा कुछ नहीं, तो बस इतना ही कहो और करो जितना मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मुंह पर हाथ रखे हैरत से देखती बिशा को बहुत संजीदगी और गुस्से से वो समझा रहा था, जबकि बिशा दंग थी। शादी का पहला दिन और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मार चुका था, सिर्फ एक सवाल के जवाब पर। उसने सवाल किया था, उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है वो? दाऊद अलबत्ता उसके टप टप गिरते आंसू, कांपते होंठों और उसके इज्जत नफ्स की परवाह नहीं थी। वो टेबल की जानिब देखने लगा। बिशा के मुंह से बेसाख्ता निकला, आपने इतनी सी बात पर मुझे थप्पड़ मारा? वो सिसकी। तो दाऊद लापरवाही से बोला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुमने बदतमीज़ी की है। और बिशा, वो उसे रोता देखकर कुछ नरम हुआ। बिशा उस ज़रा सी नरमी पर बिखरने को होने लगी। रिलैक्स, इतने रोने वाली बात नहीं है। तुम्हें जो मैं कहता हूँ वो करती रहो बस। वो उसका गाल थपथपा कर बोला। मुझे डर लगता है, बिशा बोली। मुझसे? वो ज़रा तफक्कुर से पूछने लगा, जैसे अना को तस्कीन मिली हो। मार पीट से, वो सर झुकाकर बोली। दाऊद हंस पड़ा। यहाँ तो ये आम बात है। ओके, ये पहनो। वो इस बात को अहमियत ही नहीं दे रहा था कि उसके थप्पड़ का निशान उसके मुंह पर है। बिशा ने शीशे में अपना अक्स देखा। चेहरे पर 2 सुर्ख उंगलियां छपी हुई थी, जबकि आंखें रोने से उसकी जल्द सूज जाती थी। दाऊद अलबत्ता मुस्कुरा रहा था। दाऊद ने उसकी जानिब एक सोने का सेट बढ़ाया। बिशा के लिए ये सब बहुत भारी था। कल भी उसकी गर्दन में दर्द हो गया था। ये बहुत भारी है, वो कांपती हुई आवाज़ में बोली। तो मुस्कुराते लब संजीदगी में ढल गए। बिशा को खौफ आया कहीं वो दोबारा थप्पड़ न मार दे। पहनो, दाऊद ने कहा। तो बिशा चुपचाप और सेट गले में पहन गई। गुड, प्यारी हो तुम, वो उसकी तारीफ करने के साथ बेबाक जसारत भी कर गया। बिशा सटपटाई। दाऊद की निगाह उसके गाल पर गई। हम अकेले होते तो इसकी फिक्र नहीं थी। अब तुम इसे किसी मेकअप से छुपा लो, उसने कहा और उसके हाथों में सोने की चूड़ियाँ पहनाने लगा, जबकि उसने उसकी नाक खाली देखी। मैंने अक्सर सोच में अपना ये शौक़ पूरा किया कि तुम्हें मैं अपने हाथों से सजाऊं। आज हकीकत का रूप धार लिया इस सोच ने, वो आहिस्तगी से बोला और उसकी नाक में हीरे के लौंग पहनाने लगा। बिशा बुद्ध की तरह खड़ी थी। उसके आंसू ही उसकी पसंद की। दाऊद को फिक्र नहीं थी। वो चुपचाप उसकी पसंद का तैयार हो गई। हाँ, वो बिलाशुबा उसकी बीवी लग रही थी, बेहद हसीन और सोने हीरे से लदी हुई, मगर आंखों में हैरानी, उस थप्पड़ का दर्द और अजीब घुटन सी महसूस हो रही थी। दाऊद उसे लिए बाहर आ गया। तब तक मर्दान खाने में आवाज़ उठी कि साईं आ गए। सब मर्द उसे सलाम करके वहाँ से चले गए, जबकि जनान खाने की औरतें आ गई। उन औरतों में ज़ारा नहीं थी। ज़ारा इलाज के लिए चली गई थी। वहाँ की सब औरतों ने दाऊद से पर्दा किया हुआ, सिवाय जरीना खातून के, और उस पर बेलें बांटी गई। कई रस्में हुई जो बिशा को हिंदुआई लगी। मुलाजमाएँ उसका हाथ छोड़ रही थी, जैसे कि वो आज से कौन हो। वो एकदम खड़ी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मुझे खौफ आ रहा है इस सब से, वो बोल उठी। वो इतना अजीब रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दाऊद की जानिब देखती वो बोली। सब मुलाजिम एकदम दूर हो गई। दाऊद ने बिशा की जानिब देखा और आंख के इशारे से बैठने का कहा। दाऊद में बिशा का हाथ इतनी शिद्दत से खींचा गया कि उसे लगा कि उसका हाथ टूट जाएगा। उसे याद आया दाऊद उसे 2 बार रोक चुका है कि उसे दाऊद ना कहे। प्लीज़ साईं, मुझे जाने दे। बिशा ने उसकी जानिब देखा, उसकी पसंद का नाम लेती बोली। ये सब हमारे मुलाजिम हैं, हम इनके बड़े हैं। तुम घबराओ मत, में हमारी बेगम हो। बस इसी तरह ये तुमसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। वो शायद नॉर्मल हुआ था अपने नाम की पुकार पर, और उसने कहा। तो लहजा नरम नहीं था, सख्त था। बिशा जो चारों न चार चुप होना ही पड़ा। फिर दोबारा रस्में शुरू हो गई। औरतें उसे छू छू कर खुद को बहुत अच्छा समझ रही थी।
उसे कराहत आई, खुद से क्या वो इतनी बड़ी हो गई, लोग उसे छूकर अच्छा महसूस करें। वो चुपचाप बैठी रही थी, तभी एक आवाज़ आई कि दुल्हन के घर वाले आए हैं। विशा के लिए ये आवाज़ किसी नेमत से कम नहीं थी। वो उठी, ज़रियाब अंदर आ रहा था। विशा बिना कुछ देखे सोचे समझे वहाँ से उठकर भागती हुई ज़रियाब के सीने से लग गई और रोने लगी। ज़रियाब परेशान हो गया। क्या हुआ गुड़िया? ज़रियाब ने उसका चेहरा थामा। वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर आंखों में ये आंसू क्यों थे? हुरैन ने विशा के आंसू साफ किए। शायद वो आपसे मिलकर ऐसे ही दिल हल्का कर गई। देखिए, दाऊद भाई भी खड़े हैं वहाँ। हुरैन ने विशा को हटाया तो ज़रियाब की निगाह दाऊद से जा मिली। वो आगे बढ़ा और दोनों बगल गिर हुए। विशा ने अपने ये आंसू भी खुद ही साफ किए। उसकी दोस्त, शायद जान से प्यारी दोस्त, उसकी भाभी, उसके बचपन की साथी, उसके साथ नहीं खड़ी थी। वो भी दाऊद से मिल रही थी, जबकि उसके दोनों भाई भी। दाऊद ने विशा को देखकर मुस्कुराकर अपने पास बुलाया। सुबह से आप लोगों को याद कर रही थी, दाऊद बोला तो ज़रियाब दाऊद के नरम रवैये से ज़रा मुतमईन सा हुआ। उसमें रात वाली अकड़ नहीं थी। फिर अपनी बहन के हुलिये की जानिब देखकर उसे एहसास हुआ, वाकई उसकी बहन बड़े लोगों में गई थी। जो आजकल की लड़कियों की ख्वाहिश होती थी, वो सब उसके पास था। उल्टा उसे एहसास हुआ कि हुरैन के पास ये सब नहीं। कभी हुरैन ये सब महसूस न करे तो फ़ोन कर लेती गुड़िया, इस तरह तो नहीं रोते, ज़रियाब ने समझाया। विशा खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी। सख्ती से अपने जकड़े हुए कंधों पर उसकी सारी तवज्जो गई थी, जो दाऊद ने जकड़ रखा था। हम तो जानते थे दाऊद भाई के साथ विशा बहुत खुश रहने वाली है, हुरैन ने कहा और मुस्कुराकर दाऊद को देखा। दाऊद भी मुस्कुरा दिया। आप लोगों का ये यकीन कभी नहीं टूटेगा, और वैसे भी विशा मेरी इज्जत की जगह है। खैर, ये रस्म हो रही थी, सब मुलाजमीन दुल्हन से मिल रहे थे, मगर अभी आप लोग आ गए हैं तो रस्म बाद में हो जाएगी, दाऊद ने कहा और उन सबको लाउंज में रखे सोफों पर बैठने का कहा। विशा भी दाऊद के साथ ही बैठ गई, क्योंकि उसने बिठाया ही इस तरह था। दाऊद ज़रियाब से बातें कर रहा था। अचानक ज़रियाब को वो लड़की याद आ गई। वो लड़की आपके पास है? ज़रियाब ने देखा तो दाऊद ने सर हिलाया। सर्जरी के लिए गई है, वो मुस्कुराकर बोला तो ज़रियाब ने कुछ हैरानगी से देखा। उसे तो बिल्कुल इस बात पर यकीन नहीं था। विशा अलबत्ता सर झुकाए बैठी थी। बहन की खैर खैरियत से ज़्यादा तीनों को दाऊद में इंटरेस्ट था। दाऊद भाई, आपसे एक बात पूछूं? जहान बोला, थोड़ा एक्साइटेड था। दाऊद ने सर हिलाया, जबकि लबों पर मुस्कान अब भी थी। आप तो किसी बादशाह की तरह लगते हैं। क्या आपके पास ये सब बचपन से था? वो पूछ रहा था। दाऊद का बेसाख्ता कहका उभरा। शायद उसकी अना के लिए ये बात बहुत अच्छी थी, तभी वो हंसा। ज़रियाब ने जहान को घूरा। अरे रहने दो, छोटा है, दाऊद ने फ्रेंडली कहा। रात वाला दाऊद तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाँ, ये सब मेरे पास बचपन से है। पहले मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि बाबा थे। फिर बाबा के बाद मुझ पर जिम्मेदारियाँ आ गई, और ये जिम्मेदारियाँ मैं आई थिंक बाखूबी निभा रहा हूँ, वो बोला तो लबों पर मुस्कान लिए वो बेहद हैंडसम लग रहा था। जहान ने सर हिलाया। दाऊद भाई, अब बिशा को कब भेजेंगे आप? हुरैन ने पूछा। बिशा ने सर उठाकर उसे तशक्कुर भरी नज़रों से देखा, आंसू को अंदर ही पी लिया। जब ये चाहे, इन पर हम क्या सख्ती कर सकते हैं, वो बोला तो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रहा था। बिशा को ये उम्मीद तो हरगिज़ नहीं थी, मगर इजाज़त मिल गई। बिशा ने सर हिलाया। मैं जाना चाहती हूँ, उसने कहा तो दाऊद ने सर हिला दिया। बिशा मुस्कुरा दी। शायद वो उसे गलत समझ रही थी। वो बुरा नहीं था, बस शायद बड़े लोग थे, वो समझ नहीं पा रही थी। जाओ, तैयार हो जाओ फिर, दाऊद ने अंदाज धड़कनों को बढ़ा रहे थे। ज़रियाब मुस्कुरा दी। मुझे इत्मीनान हो रहा है रफ्ता रफ्ता, पहले फ़िक्र थी, आगे भी इसमें इत्मीनान को कायम रखिएगा, उसने कहा तो दाऊद ने सर हिलाया। बिशा तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। ज़रियाब भी उठा। अरे आप लोग कुछ खा कर जाइएगा बेटे। ज़रियाब खातून अफसोस से बिशा को देखती ज़रियाब की जाने मुड़ी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, मगर वो बोली, नहीं, बहुत शुक्रिया, बस ये छोटी सी रस्म थी हमारी तरफ से, उसने कहा और बिशा का हाथ थामा। बिशा ने भी जल्दी से भाई का हाथ जकड़ लिया। दाऊद यूं ही बैठा था। चलते हैं हम, वलीमा तो परसों है, फिर बिशा आ जाएगी। दरहकीकत ये भी रस्म है, वरना बच्ची है बिशा, तो ये बात उसकी ना मानता। ज़रियाब ने हाथ रखा सर पर। मैं जानता हूँ, डोंट वरी, और वैसे भी लड़कियों के दिल नाजुक होते हैं, वो कुछ परेशान हो जाती हैं, वो बोला तो ज़रियाब ने सर हिलाया। वो चारों वहाँ से बाहर आए। हुरैन और जहान के मुंह पर तो बस दाऊद की तारीफ़ें थी, जबकि बिशा भी खुद के अंदाजे गलत तस्वुर कर रही थी। अब वो उसको समझने की कोशिश करेगी। उसने कितने प्यार से उसे भेज दिया था। उसने फैसला किया। मारे तेज़ में पूरी कांच की टेबल जिस पर नाश्ता आया रखा था, जो ज़रियाब लाया था, उसने एक उठाकर उल्ट दी।
जबकि साइड पर पड़ा दूसरा सामान भी उठा उठा कर फेंक दिया। जरीना खातून तो कांप ही उठी। तो दाऊद, शट अप, वो दहाड़ा। जस्ट शट अप, वो बोला। ये उसके मिजाज के खिलाफ थी बात, जो हो चुकी थी। जरीना खातून को अफसोस था। बिशा बच्ची थी, वो उसे रियायत दे सकता था। मैं उन्हें समझा दूंगी दाऊद, आप गुस्सा न करें, दफ़ा हो जाइए यहाँ से, वो फिर से दहाड़ा। जरीना खातून का मुंह उतर सा गया सबके सामने इस बेइज्जती पर, जबकि दाऊद तन फन करता बाहर निकल गया। जरीना खातून लर्ज रही थी। या अल्लाह, खैर इस बच्ची की हिफाजत कर, मेरे मालिक उसे अक्ल दे। जरीना खातून खुद को संभालती जनान खाने की जानिब जाने लगी। मूसा भी शोर शराबे से उठ गया। क्या हुआ? वो नींदों में पूछने लगा। कहर उतर आया है, जाओ बैठ जाओ और दाऊद का गुस्सा ख़त्म हो जाने दो, वरना उस बच्ची के साथ अनजाने में काफ़ी ज़्यादती हो जाएगी। वो बोली तो आंखें नम हो गई, जैसे वो चाहती ना हो कि बिशा के साथ कुछ भी गलत हो। क्या मतलब है इस सब का? मूसा के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा था। जाइए आप, जरीना खातून बोली और वहाँ से चली गई। अलबत्ता मूसा ने शाने अचका दिए। बिशा घर आई तो जैसे घर की रौनक बढ़ गई। सब उससे मिले, वो भी मुस्कुराकर सबसे मिल रही थी। अपनों में आकर हल्कापन महसूस हो रहा था। सब उससे बातें पूछने लगे। वो क्या बताती, एकदम खामोश हो गई। सब अच्छा है वहाँ, बस इतना ही कहा। शायद उसे समझने में गलत फहमी हो रही थी। उसने यही सोचते हुए सब अच्छा है का कहा तो सब मज़ीद खुश हो गए, जबकि मुतमईन अलग कि वाकई उनका फ़ैसला बिशा के लिए बहुत अच्छा है। कुछ देर वो सबके साथ बैठी रही। सब दाऊद के बारे में पूछ रहे थे। उसने ज़्यादा वक्त उसके साथ नहीं गुजारा था। जितना गुजारा था वो कुछ यादगार नहीं था, मगर वो बार बार खुद को समझा रही थी कि गलत सोच रही हो। तभी वो दाऊद के बारे में भी बताने लगी। सब उसके जेवरात, उसके ठाट बाट देख रहे थे, जबकि उसे इन सब से गर्ज नहीं थी। मोरे ने तो उसकी नज़र उतारी, जबकि वो मुस्कुरा दी। वो हुरैन से बातें करना चाहती थी, मगर शायद शादी के बाद माहौल बदल जाते हैं। हुरैन बड़ी बड़ी लग रही थी, सारे काम खुद से कर रही थी। बिशा वहाँ सबसे एक्सक्यूज़ करके उठी और किचन में हुरैन के पास आ गई। लबों पर मुस्कान थी। कैसी हो? उसने पूछा, जबकि हुरैन ने मुड़कर एक नज़र देखा। खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मुस्कुरा दी। अल्लाह तुम्हें तमाम उम्र खुश रखे, उसने दुआ दी। मगर खुद को देखो, मुझसे ज़्यादा खुश लग रही हो, हुरैन हंसी। बिशा को उसका अंदाज़ अजीब सा लगा। वो चुप सी हो गई। लाला कैसे हैं? वो हल्का सा मुस्कुराकर बात घुमा गई। तुम जानती हो मेरे साथ रात क्या हुआ? वो बोली तो बिशा मुस्कुराए। वो उसकी दोस्त थी, वो पहले जैसे ही रहती। हाँ बताओ ना। बिशा दिलचस्पी से उसे देखने लगी, जैसे हमेशा से देखती थी। तुम्हारी रुखसती के बाद घर आए तो मोरे की तबीयत ख़राब हो गई। बाबा भी परेशान थे, बीपी लो सा हो गया। हाँ हाँ जानती, वो दुल्हन थी, मगर मेरी किसी को परवाह नहीं थी। सबको तुम्हारी परवाह थी, मेरी तरफ किसी ने नहीं देखा। फिर मैंने ड्रेस चेंज किया बहुत इंतज़ार के बाद, और मैं बाहर आई, सबको खाना वाना खिलाया। फिर जाकर कहीं तुम्हारे लाला को एहसास हुआ कि दुल्हन तो मैं भी थी। वो हंस रही थी, जबकि बिशा का मुंह सा उतर गया था। वो फीका सा मुस्कुराए। तो तुम यही हो ना? शायद, मगर वो दुल्हन थी। संजीदगी से उसे देखने लगी। बिशा ने सर हिलाया। और सुनाओ, अपने बड़े सारे घर में तुमने क्या किया? हुरैन ने पूछा तो बिशा ने कुछ अपना मूड बहाल किया। और कोई रास्ता भी नहीं था इसके सिवा। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो वाकई बहुत बड़े लोग हैं, हम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत असूलों वाले, अजीब रस्मों वाले, बहुत गुस्से वाले हैं। तुम जानती हो उन्होंने मेरा। लो बिशा, कितनी बुरी बात है, तुम तो पहले दिन ही बुराइयां करने लगी। हुरैन ने टोका। बुराई नहीं कर रही हूर, शेयर कर रही हूँ तुमसे, बिशा ने बताना चाहा। खुद को जाकर आईने में देखो, क्या तुम जो मुंह से बोल रही हो वो तुम्हारे हुलियों से लग रहा है? और वैसे भी हम जब आए थे तो वो कितने प्यार से तुमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने तुम्हें आने की इजाज़त भी दे दी। अगर वो ना आने देते तो वैसे तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था। हूर, तुम्हें क्या हो गया है? बिशा के चेहरे पर परेशानी थी। ओहो, मुझे कुछ नहीं हुआ यार, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। देखो, एक तरह से मैं भी ससुराल में ही हूँ अब। मुझे सारे काम अगले रोज़, मतलब शादी की रात से ही देखने पड़े। और एक तुम हो, कितने सुकून से अपनी माँ के घर हो। तुम खुशकिस्मत हो, बस ये बताना चाह रही हूँ, वो बोले जा रही थी। बिशा खामोश हो गई। ये सब उसकी समझ से बाहर था। उसने सर हिला दिया। तुम मुझसे नाराज़ हो? बिशा ने अचानक पूछा। किस लिए होंगी मैं नाराज़? हुरैन बोली। नहीं, बस वैसे ही, पहले कभी तुमने मुझे ऐसे बातें नहीं सुनाई। बिशा फीका सा हंसी। मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ? हुरैन ने एकदम मुड़कर उसकी जानिब देखा। आप ही आप, आंखों में आंसू आ गए। ये तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हें बातें सुना रही हूँ? वो बोली, लहजा भीगा हुआ था।
सॉरी हूर, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम क्या हो, क्यों रो रही हो? जरियाब की आवाज़ पर हुरैन बिना किसी लिहाज के उसके सीने से लग गई। पिशा का चेहरा अलबत्ता देखने लायक था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी से पसीने की बूंदें फूट पड़ी थी। देखिए सर, ये कह रही है मैं इसको बातें सुना रही हूँ, जबकि मैंने तो सिर्फ बातें बता रही हूँ। हम पहले भी तो शेयर करते थे। वो बोली तो जरियाब ने उसके आंसू साफ किए। पिशा नज़रें झुका गई। पिशा, बुरी बात बेटे, जरियाब ने नरमी से कहा। सॉरी लाला, वो बोली और हुरैन की जानिब देखा। सॉरी हूर, उसने कहा और वहाँ से चली गई। एक रात आपके लिए क्या कुछ बदल देती है, चाहने वालों को, अपनों को। वो आंसू पीती कमरे में आ गई। चारों तरफ निगाह घुमाई तो उसकी नज़र अपनी बनाई गई एक पेंटिंग पर ठहर गई। वो एक लड़की की पेंटिंग थी जो वो नेट पर से देखकर बना रही थी, वो भी काफ़ी अरसे उसे, मगर कभी उसे मुकम्मल करने का वक्त नहीं मिला। वो उस तस्वीर को गौर से देखने लगी। एक लड़की बाग में सर झुकाए खड़ी थी। उस बाग में वो अकेली थी। हालांकि ये तस्वीर इस तरह नहीं थी, मगर फ़िलहाल उसे अपना आप यूं दिखाई दिया। वो फूट फूट कर रो दी। क्या मैं ज़्यादा महसूस कर रही हूँ? क्या मैं ओवर पोजेसिव हो रही हूँ? वो खुद से ही सवाल करने लगी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा बजा। उसने आंसू साफ करके दरवाज़ा खोला। मोरे थी। शायद माँ की उसे ज़रूरत थी। वो हाथ पकड़कर बेड पर ले आई थी उन्हें और उनकी गोद में सर रखकर लेट गई। वो उसे बहुत कुछ समझाने लगी, मगर वो बिना कुछ समझे सो गई तो मोरे हंसती। हुरैन, ज़रियाब ने उसे आईने के सामने खड़े देखा तो पुकारा। जी। वो मुस्कुराकर पलटी। एक बात पूछूं? उसने सेलफोन साइड पर रखा। जी पूछिए। हुरैन उसके नज़दीक आ गई। तुमने कभी बिशा की शिकायत इतनी संजीदगी से नहीं लगाई मुझे, वो पूछ बैठा। हुरैन एकदम संजीदा हुई। उसकी बात से मेरा दिल दुखा और मुझे गुस्सा आया कि वो दूसरों की हमदर्दियां समेटने के लिए झूठ बोल रही है। आप मुझे बताइए, हम जब गए थे कहीं से लगा कि दाऊद भाई बहुत गुस्सा करते हैं। उन्होंने हमें कैसे प्यार से ट्रीट किया और बिशा को हमारे साथ आने दिया, जबकि रस्म तो वो नाश्ते की थी बस। फिर वो झूठ क्यों बोल रही थी कि दाऊद बहुत गुस्से वाले हैं? इस बात पर गुस्सा आएगा ना। अगर आंख से ना देखा होता तो मैं मान भी जाती, मगर मुंह पर झूठ। हुरैन, सराब ने उसका हाथ थामा। एकदम से ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? वो हैरान था। हुरैन ने कभी ऐसा बिहेव बिशा के मुतालिक नहीं दिया था। आपको लग रहा है मैं गलत हूँ तो जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ उससे, वो चिढ़कर बोली। मैंने ये नहीं कहा। देखिए ज़र, वो बहुत खुश है, माशाल्लाह कितना जेवर पहना हुआ था और उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा। ये तो फीलिंग्स उसे आ रही हैं कि वो नई नवेली दुल्हन है, मगर मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो शिकवा करने लगी। सरे आपको वो जायज़ लगी। वो वाकई दुल्हन नहीं लग रही थी। सारे घर के काम एकदम संभाल लिए थे। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, एक दो माह के लिए चले जाते हैं कहीं, ताकि तुम्हें पल पल एहसास दिला सकूं कि तुम मेरी दुल्हन हो। सरियाब ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। हुरैन शर्मा गई, हाथ छुड़ाया और उठी। उसे मोरे को चाय देनी थी। अब ये तय हो गया, जल्द ही आप लेकर जा रहे हैं बस, उसने हतमी फैसला किया। जो हुक्म। वो मुस्कुराया। हुरैन बाहर निकल गए। अलबत्ता ज़रियाब उसकी पुश्त देखने लगा। चेहरे पर संजीदगी थी। वो सोकर उठी तो नीचे आई। देखा हुरैन सबके लिए चाय बना रही थी। ओ मेरी प्यारी हूर, कितना काम करती है। हटो, मैं बना देती हूँ। बिशा ने उसके गाल खींचे। शट अप बिशा, वो नाराज़ लगी। बिशा ने हूर का हाथ पकड़ा। मैं सच में तुम्हें बातें नहीं सुना रही थी हूर, फिर भी आई एम सॉरी, वो दोबारा बोली। इट्स ओके, हुरैन ने मुस्कुराकर कहा। बिशा भी मुस्कुराई। कुछ हल्कापन महसूस हुआ था सोकर। हुरैन ने बिशा के हाथ में चाय का सामान दिया और खुद साइड पर बैठ गई। बिशा चाय बनाने लगी, साथ स्नैक्स भी निकाल रही थी। वो खामोशी से काम कर रही थी। उसके गले में अब सेट नहीं था। हुरैन का हाथ बेसाख्ता अपने गले में मौजूद चैन पर गया। तुम्हें मुंह दिखाए में क्या मिला? उसने पूछा तो बिशा को गुजरे लम्हे याद आए। इंसल्ट, शायद वो सोचने लगी, मगर हुरैन को कह नहीं सकी। वो सब कुछ उसने वैसे ही कह दिया, क्योंकि मुंह दिखाई का तो कोई चुनचला ही नहीं किया गया था, जबकि कहने वो ये दाऊद की पसंद की शादी थी। वाकई इतना सब तुम्हें मुंह दिखाई में मिला है? हुरैन हैरान हुई। बिशा ने सर हिला दिया। बहुत अमीर हैं दाऊद भाई, फिर अकेले इतने बड़े घर, बल्कि ये कहीं सल्तनत के मालिक। यार, तुम्हारी किस्मत वाकई काफ़ी अच्छी है, वो बोली और सर झुकाकर अपने अंगूठे से खेलने लगी। पैसे के अमीर होने से फ़र्क नहीं पड़ता और फ़र्क पड़ता है दिल के अमीर होने से, बिशा बोली। कम ऑन, ये फ़लसफ़ा बंद करो। तुम्हारी नेचर बहुत बुरी लग रही है मुझे। जो तुम्हें मिला है उस पर खुश होने के बजाय तुम्हारी ये फजूलियात नहीं ख़त्म होती। वो झिड़क उठी। बिशा ने उसे हैरानगी से देखा था। उसका अंदाज़ इतना
बुरा था कि ज़बान से बिशा एक लफ्ज़ भी ना निकाल पाई, यहाँ तक कि पूछ भी ना पाई किस बात ने उसे इतना बदज़न कर दिया है। वो एक बात भी उसकी मानने को तैयार नहीं, बस दाऊद की मालियत को देखे जा रही है। हुरैन ने सर चटका। अच्छा ये बताओ, वो ज़रीना खतून, उनके बारे में? वो स्वीट है, बिशा बोली, चेहरे पर अब मुस्कुराहट नहीं थी। तो दाऊद भाई नहीं है? हुरैन ने उसके लफ्ज़ पकड़े। बिशा ने चाय में चम्मच पटक दिया। हुरैन, दाऊद का जिक्र बहुत इम्पोर्टेंट है जो तुम उन्हीं के गिर्द घूम रही हो। विशा, ज़बान संभाल कर बात करो। हुरैन तो हत्थे से उखड़ी। विशा उसकी तेज़ आवाज़ पर घबराई। मेरे पास अपना शौहर है, मैं खैर से उसके साथ बहुत खुश हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुमसे तुम्हारे शौहर के बारे में बात कर रही हूँ, किसी गैर के नहीं। विशा को अपने लफ्ज़ों का एहसास हुआ। हुरैन बाहर निकल गई। विशा को रोना आने लगा। उसका एक आंसू लड़क कर उसके हाथ की पुष्ट पर आ गिरा। वो चाय बना कर बाहर आई। कुछ देर तक बाहर सब जमा होने लगे। लॉन में पीते हैं। अख्तर साहब ने बेटी के शाने पर हाथ रखा, उससे ट्रे अपने हाथ में ले ली। अब तुम तो मेहमान हो, तुम ये काम क्यों कर रही हो? वो प्यार से बोले। पीशा की नज़र बेसाख्ता हुरैन पर गई। उसके चेहरे पर वाज़ेह नाराज़गी थी। बाबा ही उससे बात। बाबा, मेरा भी घर तो है, कुछ नहीं होता, आप लोग चलिए बाहर। पीशा बोली तो सबने उसकी तारीफ़ की और हुरैन इस जेलसी के जज्बे को खुद में से निकाल नहीं पाए। सारे दिन मैं काम करूं तो मेरी एक तारीफ भी नहीं होती। इसने चाय क्या बना ली, सबने इसकी तारीफ़ें शुरू कर दी। लॉन में सब ने सिवाय हुरैन के बिशा अंदर आई थी। बुलाने ज़रियाब बाहर गया हुआ था। हुरैन कमरे में थी। बिशा ने एकदम दरवाज़ा खोला। हुरैन आईने के सामने खड़ी लिपस्टिक लगा रही थी। बिशा हंस पड़ी, जबकि हुरैन को सख्त जहर लगी थी ये हंसी। क्यों हंस रही हो? और तुम्हें मैनर्स का ख्याल करना चाहिए, दरवाज़ा बजा कर आती। बिशा का मुंह सा उतर गया। मैं हंसी बस इसलिए थी कि तुम्हारा सबसे पहला शौक था इस तरह मेकअप करना, और आज पूरा हो गया देखो। और दरवाज़ा? वो चुप सी हो गई। हुरैन ने जवाब नहीं दिया। हूर, प्लीज़ नाराज़ मत हो। मेरी बातों का वो मतलब नहीं होता जो तुम समझने लग गई हो। मैं समझने लग गई हूँ? हाँ, तुम मेरी दोस्त हो और सुबह से तुम्हारा रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। हद हो गई बिशा, इतनी तुम्हारी गुलामी के बाद भी तुम्हें मेरा रवैया अच्छा नहीं लग रहा। शायद अब वाकई रिश्ते बदल गए और मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम बड़े घर में गई हो, मतलब ये नहीं कि मुझे हकीर समझोगी। वो बात को गिन फहरा कर कहाँ लाई थी। बिशा की आंखें भीगने लगी। हूर, प्लीज़ शट अप, उसने हाथ उठाकर कहा और बाहर निकल गई। बिशा उसके रंग ढंग देखकर बहुत डिसहार्ट हुई थी। वो दिन उसी तरह गुजर कर आके उसे यहाँ आकर सब अजनबी लगने लगे थे। सभी पास बस जिक्र ही दाऊद का था, दाऊद की दौलत का था। उसने जो ज़ेवरात उसे पहनाए थे उसका था। कोई उसके बारे में सवाल ही नहीं कर रहा था। वो सबके बीच सर झुकाए बैठी रहती। अगला दिन वलीमे का था। उसे ख्याल बार बार आ रहा था उसे वापस जाना चाहिए, मगर फिर अचानक उसका सामान वलीमे का वहीं आ गया। वो ड्रेस था या क्या, लगता जैसे किसी ने सच्चे सफ़ेद सिल्वर ग्रे मोतियों से पूरे सूट को सजाया। डायमंड के 3-3 सेट और भी बहुत कुछ जिसे देखकर आंखें दंग रह जाएं। बिशा खुद भी उसकी चॉइस की कायल हुई थी। मोरे की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अलबत्ता हुरैन वहाँ से चुपचाप उठकर चली गई। बिशा और ज़रियाब ने सबसे पहले ये बात महसूस की। ज़रियाब उठा और उसके पीछे आया। कमरे में वो बेड के पास खड़ी थी। ज़रियाब ने पीछे से ही उसको पकड़ा। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप क्यों आ गए? मुझे लगा मेरी बीवी उदास हो रही है। ज़रियाब ने नरमी से छुआ तो हुरैन सुर्ख सी हुई। नहीं, बस मुझे भी डायमंड्स के सेट चाहिए थे, आप ले देंगे? वो सवाल करने लगी तो ज़रियाब कुछ परेशानी से देखने लगा। वो क्यों मुकाबला कर रही थी? उसका और दाऊद का मुकाबला नहीं था। दाऊद वाकई जायदादों का मालिक था, जबकि वो बस एक वकील। उसने फिर भी सर हिलाया। हुरैन खुश हो गई और खुशी में बेसाख्ता हरकत कर गुजरी, फिर शर्मिंदा सी हुई। ज़रियाब हंस पड़ा और एकदम उस पर हमला आवर हुआ। बिशा को तैयार करने ब्यूटिशियन घर आ गई थी। हुरैन की ब्लीचिंग भी उसी पर कर ली। बिशा हूर दोनों साथ तैयार हो रही थी। हुरैन ने बिशा को देखा। बिशा, तुम जानती हो तुम्हारे भाई आज मुझे डायमंड सेट देने वाले हैं। हुरैन बच्चों की तरह खुश थी। बिशा मुस्कुराई। वाह, क्या बात है मेरे लाला की तो। बिशा हंसी तो हुरैन भी मुस्कुराई। उनके पास तो ऑलरेडी है मैम, ब्यूटिशियन ने एकदम कहा तो हुरैन का मुंह सा उतर गया। दूसरी तरफ बिशा को उसकी ये मदाखलत उन दोनों के बीच बहुत बुरी लगी थी। काइंडली आप अपना काम कीजिए, उसने सख्ती से कहा, मगर हुरैन के सख्त तासुरात उसे परेशान कर गए थे। दोनों तैयार हुई तो हुरैन हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही थी, पिंक कलर की मैक्सी में, जबकि वाइट सिल्वर ग्रे सी मैक्सी में बिशा बहुत हसीन लग रही थी, जैसे हूर सी उतर आई हो।
उसकी ख़ास वजह यह भी थी कि उसके लिबास उसके ज़ेवरात में अमारत थी, जबकि हुरैन का डिसेंट था। दोनों बाहर आई तो सब ने ही दोनों की बेहद तारीफ़ें की। हुरैन की नज़र घूमकर ज़रियाब कर गई। ज़रियाब ने आंखों से ही ऐसा तासुर दिया कि वो शर्मा सी गई, जबकि दूसरी तरफ बिशा खाली हाथ खड़ी थी। वो दाऊद का इंतज़ार कर रही थी। मोरे और अख्तर साहब को भी उन्हीं लोगों का इंतज़ार था और कुछ ही देर में गाड़ी आई और उस गाड़ी में घर में से तो कोई नहीं था, अलबत्ता ड्राइवर उसे लेने आया था। ये फंक्शन दो अलग अलग जगहों पर था। ज़रियाब का फंक्शन जल्दी था, जबकि बिशा को अभी घर जाना था और वहाँ फंक्शन होना था। क्योंकि वो फंक्शन हवेली में था तो देर से होता। तभी बिशा बुझे दिल से चली गई कि वो तो भाई का फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती थी, मगर वो सब ज़रियाब और हुरैन समेत उसके फंक्शन में शमूलियत करते। गाड़ी में तन्हा जाना अजीब लगा। खैर, सब ने ही ये महसूस किया। दाऊद को उसे लेने आना चाहिए था, मगर वो नहीं आया, तो वो सब से मिलकर वहाँ से चली गई, जबकि वो सब वलीमे के लिए घर से निकले। वो हवेली पहुंची तो हवेली को जैसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। वो अंदर मुलाजमाओं के साथ आई और उसे जनान खाने में ले जाया गया। उसने जरीना खतून को मुस्कुराकर सलाम किया, मगर उनके उड़े रंग इतने उड़े हुए थे कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सकी। और ये बात बिशा को बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी कि शायद उन्हें पसंद नहीं था। सब मुलाजमाओं के चेहरे पर भी अजीब बात थी। वो बैठी थी, सर झुकाया हुआ था, कोई उससे नहीं बोला था। दूसरी मुलाजमाएं कामों में लगी हुई थी। अचानक जनान खाने के दरवाजे पर खटपट हुई तो सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी। अलबत्ता बिशा अपने लंबे नाखूनों को घूर रही थी, जिन पर नेल पॉलिश कलर लगा हुआ था और बहुत हसीन लग रहे थे उसके हाथ डायमंड की उंगलियों में। सबने दाऊद की जानिब देखा था। आंखों में खौफज़दा तासुर था, क्योंकि वो आंखों में खून लिए खड़ा था। बिशा ने अलबत्ता उसकी तरफ नहीं देखा। वो सर झुकाए ही बैठी थी। थोड़ी देर वो उसे देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। बिशा ने उसके जाते ही सर उठाया, मुलाजमाओं को देखा। सब सपाट मुंह से खड़े थे। उसे रोना आने लगा। क्यों? जरीना आंटी तो पहले बहुत अच्छे से पेश आती थी, अब यहाँ आकर वो ऐसे क्यों हो गई थी? और कोई एक मुलाजमा भी जो मुस्कुराकर मुखातिब होती हो। उसका दिल शिद्दत से दुखा था। कभी जनान खाने में मूसा भी दाखिल हुआ और बिशा को देखकर वो दंग ही तो रह गया था। उसने शायद इतनी खूबसूरती कहीं देखी थी। उस पर लापरवाही शानदार थी। बिशा क्या, अलबत्ता निगाह झुकी हुई थी। जरीना खतून ने यह नोटिस लिया तो बेटे की इस हरकत पर नागवारी हुई। दाऊद देख ले तो शायद कच्चा ही चबा जाए उसको। उन्होंने मूसा को टोका, झंझोड़ कर। मूसा ने सटपटा कर निगाह फेरी। तभी बिशा ने ऊपर देखा और बाहर से आवाज़ आई कि दुल्हन को लाया जाए, यानी फंक्शन शुरू हो गया था। वो उठी। जरीना खतून के साथ वो बाहर आए। लेडीज़ का अलग जबकि जेंट्स का अलग एहतमाम था। खाने की खुशबू ऐसी थी कि उसकी भूख मचल उठी। वो आकर बैठी तो इतनी आवाम देखकर दिल को कुछ हुआ। इतनी औरतें थी, वो घबरा गई। यानी ऐसा लगा जैसे दाऊद इब्राहिम ने अपने वलीमे की दावत में पूरे गांव को खिलाई हो। सब उसे शौक से अचक अचक कर देख रही थी। उन्होंने देखा जरीना खतून उसको बिठाकर खुद नीचे उतर गई थी। वो उनके रवैये की वजह काश जान पाती, मगर जान नहीं सकी थी। वो चुपचाप उन सबको देखती रही जो उसे शौक से देख रही थी, और सब लोगों की ज़बानों पर तारीफ़ी लफ्ज़ थे और मध्यम आवाज़ में नहीं, वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। वो मुस्कुरा दी। अजीब लोग होते हैं ये गांव के भी, शायद बहुत ज़्यादा। हालांकि वो उनकी तरह एक आम इंसान है, फिर भी वो लोग कैसे उसे देख रहे थे? शायद दाऊद उनका सरबराह था और वो उसकी बीवी, इसीलिए। मगर जो भी था, ये काफ़ी मिजाया लगता था उसे। काफ़ी देर वो यूं ही बैठी रही। तभी दाऊद अंदर आया, जबकि उसे घर वालों का भी इंतज़ार था। दाऊद जैसे ही आया, वहाँ जो एक शोर था, हर तरफ खामोशी छा गई। दाऊद बहुत भरपूर लग रहा था। स्याह शलवार सूट में इलाकाई शॉल शानों पर डाले वो बेहद हैंडसम लग रहा था कि जितनी तारीफ़ की जाए कम थी। दाऊद उसके बराबर में आकर बैठ गया। उनकी तस्वीरें खींची और बिशा उसके साथ में बैठने से अजीब सी शर्म और झिझक का शिकार हुई थी। और कुछ देर फ़ोटो सेशन होने के बाद उसके घर वाले भी आ गए। वो बहुत खुश हुई थी उन सबको देखकर। दाऊद ने उन सबको खुद उठकर रिसीव किया था। उसे खुशी हुई दाऊद उसके घर वालों को कितनी अहमियत देता था। शायद उसी से कोई गलती हुई थी जो दाऊद उसके साथ सख्ती से पेश आया था। उसके घर वाले भी दाऊद के रवैये पर बहुत खुश थे, जबकि वहाँ की तैयारियाँ और सजावट तो बहुत मुतासिर कुन थी। वो सब भी बैठ गए। उसने उन सबको अच्छा बिठा दिया था। मर्द सब जेंट्स की साइड पर चले गए, जबकि लेडीज़ उस तरफ। खाना खुला तो पूरा गांव महक उठा। इतना खाना और मज़ेदार खुशबू, सभी खाने पर टूट से पड़े। वो मुंतज़िर थी। हुरैन भी उसके पास आई, मगर सिर्फ मोरे और उसकी कज़नें आई थी। हुरैन वहीं बैठी थी।
मोरे के बुलाने के बावजूद वो नहीं आई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। बिशा को बहुत शिद्दत से उसका रवैया महसूस हुआ था, मगर उसने कोशिश की कि वो कुछ नेगेटिव ना सोचे। हो सकता है उसकी वाकई तबीयत ख़राब हो, क्योंकि वो अभी अपने वलीमे से वापस लौटी थी। फंक्शन ख़त्म हुआ, मेहमान जाने लगे, उसके घर वाले भी चले गए थे। वो इन सब से अच्छे से मिली थी। पता नहीं क्यों दिल बहुत उदास हो रहा था। वो मुस्कुराकर उन सब से मिली और वो सब वहाँ से चले गए। उसने जरीना खतून से खुद भी अंदर जाने का कहा तो वो भी उसे लेकर अंदर आ गई, मगर परेशान वो उसके लिए अब भी थी। बिशा नहीं जानती थी क्यों, मगर जो भी था उनका चेहरा परेशानी लिए हुए था। वो उसे उसके रूम में बिठाने आई। आप मुझसे खफा हैं? बिशा ने पूछ ही लिया। नहीं बेटा, मैं तुमसे खफा नहीं हूँ, मगर वो रुकी और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। बेटा, अब आप शादीशुदा हो, शौहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखो, और वो कोई आम इंसान नहीं बेटे, वो दाऊद इब्राहिम है, और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। वो बोली। दिशा ने सर हिला दिया, मगर समझ नहीं आया वो उसे ये सब क्यों समझा रही थी। वो जानती थी कि वो दाऊद इब्राहिम है। हाँ, वो दूसरों से मुख्तलिफ है, सख्त भी है, मगर इस वक्त वो ना समझते हुए बस सर हिला गई, जबकि वो झुककर उसकी पेशानी चूमकर वहाँ से बाहर निकल गई। न जाने क्यों बिशा उन्हें रोकना चाहती थी, मगर ज़बान पर कफल डाला हुआ था। वो अब दाऊद के इंतज़ार में बैठी थी। न जाने उसने कब आना था, मगर वो आज जाग कर बस उसका इंतज़ार करना चाहती थी। अपने हाथों की उंगलियों की अंगूठियों से वो खेलती हुई किसी सोच में थी और खेलती जा रही थी। चुप क्यों हो? सरेआब ने हुरैन की जानिब देखा। नहीं, चुप नहीं हूँ, बस सोच रही हूँ बिशा कितनी खुशकिस्मत है, वो बोली। कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। सरेआब हल्का सा हंसा। मतलब? हुरैन ने उसकी जानिब देखा। यारा, क्यों सोच रही हो? उसको हमारा इतना अच्छा वक्त है, मुझे क्यों नहीं सोच रही? ज़रियाब ने उसका हाथ थामकर उसको उठाया, जो आईने के सामने बैठी थी। ओह, मुझे याद आया, आपको तो मैंने कुछ कहा था, वो याद करती बोली। क्या कहा था? ज़रियाब अनजान हुआ। ज़र। हुरैन बेचैन सी हुई। ज़रियाब हंस पड़ा। यार, मेरी बात सुनो, पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, ये डायमंड सेट बहुत महंगा है, वो आजिज़ी से बोला। ज़र, वो चींकी तो ज़रियाब दिल खोल कर हंसा और उसे अपने पास बुलाया। चलो मुझे कुछ दो, फिर तुम्हें कुछ मिलेगा। उसने आंखें घुमाई। हुरैन उसे घूरने लगी। अजीब जालिम लड़की हो भाई तुम तो। वो घूर कर साइड टेबल पर से बॉक्स निकाल कर उसके आगे किया। हुरैन ने उसके हाथों से बॉक्स लिया। वो खुशी से फूले नहीं समाई। आज तो वो बेहद खुश थी। उसने ज़रियाब के हाथ से डिब्बा खींचा। वो डायमंड सेट बहुत नफीस था, जबकि बिशा के गले में बेहद भारी डायमंड सेट था। हुरैन ने ज़रियाब की जानिब देखा। ये पतला है, वो मुंह बना गई। सरेआब ने संजीदगी से उसकी जानिब देखा, जबकि हुरैन एकदम होश में आई। ये मैंने बहुत मेहनत से ख़रीदा है हुरैन, और मैं दाऊद जितना अमीर नहीं हूँ, मगर फिर भी मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की है। खुदा के वास्ते खुद को बदलो मत हुरैन, कि मुझे तुम न लगो। वो खफकी से कहकर उठ गया। वो मेरा मतलब वो नहीं था। हुरैन ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। ओके। सरेआब अब भी खफा था। अच्छा प्लीज़ अब खफा मत हो कि ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, उसने कहा तो ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा। मगर ये बड़ा नहीं है बिशा के सेट की तरह, उसने उसकी बात दोहराई। अच्छा सॉरी ना, मैंने बस वैसे ही कह दिया, वरना ये बहुत अच्छा है, वो मुस्कुराई। ज़रियाब ने सर हिलाया। हुरैन ने उसको मनाने को कुछ झिझकते हुए एक हरकत कर डाली, जिस पर ज़रियाब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो मुस्कुराया और हैरानगी से उसकी तरफ देखा। सदके, वो बोला तो वो शर्मा गई। उसके पास से भागने के लिए परतोलने लगी, मगर ज़रियाब के हाथ में उसकी कलाई आ गई थी। वो हुरैन के छुड़ाने के बावजूद उसका हाथ अपनी जानिब खींच गया, जबकि हुरैन धड़कते दिल और झुकती पलकों से उस पर आई, और ज़रियाब उसके बेपनाह हुस्न के आगे बहकने लगा। रात गहरी होती जा रही थी। थकावट और ज़ेवरात के बोझ से उसकी आंखें बंद होने को थी। अभी शायद वो सो जाती ही कि दरवाज़ा खुला और दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। बिशा उसका एहसास पाते ही सीधी हो गई। दाऊद ने बिशा की जानिब देखा और सीधा वो चलता हुआ लंबे कदम भरता बेड तक आया। आज भी उसका कमरा सजा हुआ था। कल जो कमरा गुलाब के फूलों से सजा था, आज गुलाबी फूलों की महक थी चारों जानिब। बिशा पलके झुकाए उसके इंतज़ार में बैठी थी। दाऊद ने वो लड़ियाँ हटाई और हटाकर बेड पर बैठ गया। बिशा का दिल सा धड़का। वो कुछ बोलता शायद, आज 2 दिन पहले से सब मुख्तलिफ होता और वाकई ऐसा ही हो, जबकि बिशा के कान पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ घूम कर लगा। उसके अंदर के नरम जज्बात, उसका मदम मदम धड़कता दिल, इस खसों खेज लम्हों में महकता उसका वजूद एकदम लड़क गया।
हैरत, शॉक किसी कैफियत में वो दाऊद की तरफ देख रही थी, जबकि हाथ मुंह पर रखा था। तुम मेरी शादी को नॉर्मल क्यों नहीं रहने देती? वो बोला। लहजा धीमा था मगर इतना ही सरसपाट। विशा के लब काम से गए, कुछ कहने की चाहत में जैसे दम तोड़ गए। दाऊद उसे ही हैरान आंखों में अपनी पुरयकीन आंखें गाड़े हुए था। विशा की आंख से आंसू टिप टिप गिरने लगे। दाऊद ने उसे खींच कर उठाया। विशा का हाथ अब भी उसके गाल पर था। उसके कान में जैसे आवाज़ आना बंद हो गई थी। थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी कि वो सहम गई, खुद से जैसे जर्द सी हो गई। पूछोगी नहीं ये नवाजिश क्यों की मैंने तुम पर? वो बोला। विशा यूं ही बैठी थी, अलबत्ता हल्की हल्की सिसकी उठने लगी थी। पूछो, वो चिल्लाया। विशा सहमती हुई पूछ बैठी। क्यों? उसने पूछा तो दाऊद सर हिलाने लगा। तुम किसकी इजाज़त से 2 दिन मुझसे दूर रही? वो मुद्दे पर आया और बोलता हुआ खड़ा हो गया। विशा की समझ बूझ से ये सब हालात बाहर थे। वो दाऊद की ही तरफ देख रही थी। मतलब? सिसकियों के दरमियान वो बोली। दाऊद ने पलट कर उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसने अपनी वार्डरोब खोली और अपने कपड़ों में से कोई चीज़ तलाश करने लगा। विशा को उसके अंदाज अच्छे नहीं लग रहे थे। खुद से उसमें हिलने की भी सकत नहीं थी। दाऊद ने एक बेल्ट अपने कपड़ों में से खींचा। विशा का बेसाख्ता हाथ मुंह पर चला गया। वो एकदम उठी। तुम्हें तफसील से बताऊंगा आज। तुम्हें यह भी बताना चाहता हूँ कि दाऊद की मर्जी के खिलाफ जाने का अंजाम क्या है। वो बोला तो विशा का दम निकल गया। दाऊद, खौफ से कांपते वो उससे दूर होने लगी। तुम किसकी इजाज़त से अपने भाई के साथ गई थी? विशा रोने लगी। बाकायदा रोने की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। आपकी? वो बोली। अच्छा, मेरी इजाज़त? उसने बेल्ट घुमाकर बेड की लकड़ी पर मारी। बेल्ट की आवाज़ से उसका रवा रवा बेदार हो गया, जबकि चीख अलग निकली। साईं, वो बोलने की कोशिश करने लगी। तुम इतनी आराम से उसके साथ चली गई? मुंह उठाकर दाऊद इब्राहिम की बीवी चली गई? वो दहाड़ा। विशा ज़मीन पर बैठ गई। उसकी टांगों की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो फूट फूट कर रो दी। यह कैसा कसूर था? क्या मतलब था उसकी बात का? दाऊद उसके नज़दीक एकदम बैठा। आह, वो डर गई। दाऊद ने उसका मुंह जकड़ लिया। आज के बाद कहीं जाओगी? वो चिल्लाया। नहीं। वो बेल्ट उठाकर अभी उसे मारता ही विशा ने बेल्ट को कांपते हाथों में जकड़ लिया। दाऊद उसे अपनी सुर्ख उबलती आंखों से देख रहा था। नहीं नहीं, कभी नहीं, वो खौफजदा सी जल्दी जल्दी बोली। मेरी इजाज़त देने या ना देने पर विशा दाऊद इब्राहिम, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम कहीं जा ही नहीं सकती। तुम दाऊद इब्राहिम की दिल की ख्वाहिश को जहनी दर्द बना रही हो। तुमने सुकून से मुझे मेरी शादी एंजॉय नहीं करने दी। औरतों में ये बिला वजह की अकड़ बेहद फजूल लगती है। समझ आई? वो चिल्ला रहा था। वो सहमती हुई निगाह झुका गई। जी विशा, तुम दाऊद की सख्ती को सह नहीं सकती, मगर तुमने दाऊद को समझे बिना ही सब उल्ट हरकतें की हैं। अब तुम्हारी सज़ा ये है कि इस भीगते दिसंबर में तुम बाहर निकल जाओ और सारी रात तुम वहीं रहोगी। वो बोला। सज़ा सुना दी। बेरहमी से बिशा ने दाऊद की जानिब खौफजदा नज़रें उठाई। स्टैंड अप! वो एकदम धाड़ा तो बिशा खड़ी हो गई। दाऊद ने उसका हाथ जकड़ा और उसे बल्कनी में धकेल कर अंदर से लॉक कर लिया, जबकि चेयर खींचकर वो बैठता आराम से कमरे में मौजूद था। जबकि सर्द ठठरती जिस्म को चीर देने वाली गांव की सख्त तंदो तेज़ हवा में बिशा बाहर खड़ी थी। दाऊद की नज़र उसी पर थी। बिशा बाहर खड़ी थी। तेज़ हवा उसके अंदर जैसे घुस सी गई। उसने दोनों हाथों को जोड़ लिया। ऐसा लग रहा था हड्डियों में हवा बस जाने लगी। वो कांपने लगी तो अलग लग रही थी। दाऊद उसी की तरफ देख रहा था, मगर बेरहमी तो ऐसी थी वो उठा नहीं। उसने उसे अंदर नहीं बुलाया। वो उसे उसी तरह देखता रहा और इस तरह वक्त गुजरने लगा। बिशा के लिए एक एक लम्हा बेहद सख्त था, ऐसा कि जानलेवा। वो हर गुजरते लम्हे के साथ गिरती जा रही थी। और 2 घंटे मतवातर इस सर्द हवा में रहने के बाद दाऊद ने उसकी सज़ा को कम करने का सोचा और बल्कनी खोलकर उसे अंदर घसीट लिया। वो बर्फ़ की तरह ठंडी हो रही थी। दाऊद ने उसे अंदर खींचकर सीने से लगा लिया। बिशा साकत थी, पत्थर की तरह। तुम पर सख्ती नहीं करना चाहता मैं, मगर मैं अपनी आदत और असूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। बिशा, मैं खुद से खुद ही मजबूर हूँ। तुम्हें मेरे रंग में ढलना होगा, बिल्कुल वैसे ही होना होगा जैसा मैं चाहता हूँ। अगर तुम वैसी नहीं हुई तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं बदलूँगा। आज के बाद जिस दिन तक मैं नहीं कहूँगा, उस दिन तक तुम अपने माँ बाप का नाम नहीं लोगी। वो बोल रहा था। बिशा सुन रही थी, क्योंकि वो उसके कान के करीब बोल रहा था।
दाऊद ने उसका कोई रिस्पॉन्स ना पाते हुए उसका चेहरा सामने किया। गलती पर सज़ा ज़रूरी होती है, जो तुम्हें मिल गई है। वो नरमी से मुस्कुराया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब सिखा दूंगा, ओके? वो प्यार से बोल रहा था। ओके? वो फिर बोला। अब की बार लहजे में सख्ती थी। बिशा ने फौरन सर हिलाया। लगता है तुम मुझसे डर गई हो। वो मुस्कुराया। बिशा ने उसकी जानिब देखा और फिर चेहरा झुका लिया। नरम गरम जज्बात से भरपूर रातों में उसके साथ क्या क्या हुआ था वो शायद ज़िंदगी भर नहीं भुला पाती। दाऊद उसकी खूबसूरती को सराहने लगा था। बिशा खामोश थी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है मुझे वो औरतें जो शौहर की फर्माबरदार होती हैं, जो शौहर के कदमों पर चलती हैं। और ये, उसने अचानक बिशा का हाथ अपने हाथ में लिया। ये नाखून काटो, ये बिल्कुल मुझे नहीं पसंद, उसने कहा तो बिशा ने उसकी जानिब देखा, मगर दाऊद कुछ भी कहे बिना ही उसको ड्रेसिंग टेबल की जानिब ले गया। उसके नाखून काटने लगा खुद से। उसके 2 नाखून अभी कटे ही थे कि बिशा ने हाथ खींच लिया। दाऊद ने बेहद बुरी तरह उसे देखा। मुझे पसंद है ये, वो बताने लगी। लेकिन ये मेरी पसंद नहीं, वो बोला आंखों में आंखें डालकर। मगर मेरी भी कोई पसंद है, वो बोली, दिल फटने को था। मगर तुम्हारी मेरे सामने कोई पसंद नहीं, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी पसंद की कोई अहमियत नहीं है। जो भी है मैं हूँ अब तुम्हारे लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस बात को समझोगी। मेरी आदत को जान जाओगी तो मुश्किल नहीं होगा। इन नाखूनों को काट लो। उसको तफसीली समझाकर खुद वहाँ से चला गया, जबकि बिशा पीछे आईने में अपना अक्स देखने लगी। वो खुद को देखती रही, यहाँ तक कि दाऊद बाहर आ गया नाइट गाउन में, जबकि बिशा अब भी खुद को यूं ही देख रही थी। बिशा, मुझे तुम चंद मिनटों में अपने पास चाहिए हो। जस्ट गो हैड, चेंज योर ड्रेस, वो बुलंद आवाज़ में बोला। बिशा ने मुड़कर देखा और सर हिलाया। अगर वो ये मामलात समझ जाती तो शायद हैंडल कर लेती, मगर अब कुछ नहीं समझ पा रही थी। वो फ़िलहाल बिल्कुल वैसा ही करती गई जैसा कि दाऊद चाहता था। उसने भी नाइट ड्रेस पहना और वो उसके पास आ गई। दाऊद ने उसे अपनी जानिब खींचा और उस पर हावी होता वो साइड लैंप बुझा गया। बिशा को उसकी शिद्दत महसूस हो रही थी और वो चुपचाप बिना किसी एहसास के उसकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक चलती गई, उसको अपना आप सौंपते हुए। उसके दिल में कोई जज्बात नहीं थे। दरियाब सो रहा था। वो पहले उठ गई। उठकर फ्रेश होकर उसने टेबल पर रखा डब्बा उठाया और उसे खोला। यह सेट छोटा सा था। उसे बिशा का सेट याद आ गया। वो जालिस होना नहीं चाहती थी, मगर फिर भी बिशा की किस्मत से क्यों जालिस हो रही थी वो खुद नहीं जान पा रही थी। दाऊद एक खूबसूरत, अमीर, डैशिंग सा मर्द था। ऐसा नहीं था कि उसे दाऊद में इंटरेस्ट था, मगर बस उसे भी वो सब चाहिए था जो बिशा के पास था। वो उस सेट को देखती रही और फिर पलटकर ज़रियाब की जानिब देखा जो सो रहा था। तो ये आज उसकी तीसरी एपिसोड है और आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। मुझे ना, सच्ची बताऊँ, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही इसको पढ़कर। मुझे दुख हो रहा है। अजीब सा ये नावल लग रहा है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का है कि एक बंदा एक्सट्रीम लेवल पर बुरा कर रहा है, एक्सट्रीम लेवल तक जाकर। और दूसरा इसकी हुरैन, ये भी एक्सट्रीम लेवल का वो दिखा रही है, जेलसीपन जो भी होता है। बहुत बुरा लग रहा है मुझे, लेकिन खैर होता है, ऐसे इंसान भी होते हैं। इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होते हैं जो हसद करते हैं, जिनके लिए चीज़ें मैटर करती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग चीज़ें कुछ नहीं होती, चीज़ों को कभी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, इंसानों पर तो स्पेशली चीज़ों को नहीं देनी चाहिए। और ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कि वो अपनी तरफ से समझ रही है कि वो बहुत खुश है। उसको लग रहा है कि उसके पास सब कुछ है, उसकी किस्मत कितनी अच्छी है, और उसके पास वो नहीं है जो उसके पास है, लेकिन उसके पास सुकून है। उसको इतना ज़रियाब इतना मोहब्बत करता है, उससे इतनी प्यार करता है, वो उसके पास है, लेकिन उसको उस चीज़ की कदर नहीं, वो उसका दिमाग उधर ही अटका होता है। और उसको के लिए वो ज़ेवरात और वो डायमंड्स वगैरह कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हैं। उसके लिए जो चीज़ मैटर करती है वो उसके पास नहीं है। तो इन शॉर्ट, इंसान के पास जो है उसका उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अब इट डज़न्ट मीन कि उसको दाऊद का जो बिहेवियर हो रहा है उस पर शुक्र करना चाहिए। वो बहुत गलत कर रहा है, बहुत नेगेटिव वे से कर रहा है, लेकिन आई एम श्योर कि कहानी अच्छी हो जाएगी। दाऊद को जब अपने वो बिहेवियर का एहसास होगा कि वो गलत है, उसने क्यों किया। तो अभी तो तब तक तो इतना मैंने डिसहार्ट होना है इसको पढ़ के, मुझे नहीं अच्छा लगता। इतना इतना ज़्यादा भी वो नहीं होते ना, क्या कहते हैं उसको, मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए बंदे को गलत।
हाँ, गलत सही वर्ड नहीं, ये भी सही वर्ड नहीं है। मुझे सही, मेरे पास कलेक्शन ही नहीं है वर्ड्स की जो मैं बोलूँ। तो वो बंदे को नहीं होना, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। फाइनली अ वर्ड केम इन माय माइंड। तो मैंने बोल दिया, एग्रेसिव इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जज्बाती और बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल का है वो बंदा। उसने एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उसके साथ वो बदतमीज़ी कर रहा है। एक्सट्रीम लेवल पर जा, जितना बुरा वो कर सकता है वो कर रहा है। साइको, मुझे तो वो साइको लग रहा है, सच में साइको लग रहा है। खैर, इन शॉर्ट नावल अच्छा है और मैंने आप लोगों को जस्ट 3 एपिसोड्स प्रोवाइड किए हैं। अभी आई थिंक सो 15 एपिसोड्स हो चुकी हैं, 15 एपिसोड्स हो चुकी हैं। बाकी 5 एक एपिसोड में आप लोगों को दे दूँगी और बाकी वाली जो हैं वो अभी लिखी जा रही हैं। 22-23 हुई हैं जस्ट एपिसोड, तो बाकी लिखी जा रही हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोई और अच्छा सा नया नावल शुरू कर दूँगी। आज मैं ज़्यादा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज नावल कम है, तो मैंने कहा ज़्यादा बोल लेती हूँ, आप लोगों को तंग कर लेती हूँ थोड़ा सा। जिन लोगों को मसला होता है मेरे बोलने से, मतलब वो बोर हो जाते हैं, उनको और ज़्यादा बोर करती हूँ, उनको रज के बोर करती हूँ। आज मैं, वो और ज़्यादा बोर हो जाए, मैं यही चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी अब गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली इस वक्त रात के कितने 1:26 हो गए, तो इस ये टाइम हो गया और अभी मैंने सोना है और उसके बाद सुबह उठना है मैंने जल्दी जल्दी, और फिर मैंने घर जाना है। तो मैं फिर सुबह आप लोगों को देखूंगी, अगर कल मैंने कोई अच्छा सा नावल रिकॉर्ड कर लिया तो दे दूंगी, नहीं तो ये वाला नावल तो है ही, यही आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब मुझे कोई बातें याद भी नहीं आ रही है कि मैं कैसे और मज़ीद बोर करूं। तो मेरा ख्याल है अब इतना काफ़ी है आज के लिए। तो आप लोग बस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे आप लोगों ने दुआ में याद रखना है और दुआ कीजिएगा कि मेरे वाले जो सारे पेपर्स हैं वो टीचर आंखें बंद करके करें, या तो उनका ध्यान ना हो चेक करते हुए मेरे पेपर्स पर, तो उनका कहीं और ध्यान हो ना, तो फिर मेरे पेपर्स अच्छे चेक होंगे और मुझे नंबर भी ज़्यादा मिल जाएंगे। तो खैर, अल्लाह हाफिज़। सारी बातें मैं मजाक में की हैं, किसी बात को सीरियस मत लीजिएगा, और सिर्फ वो ना फ़न वे से था, अदरवाइज़ कोई नहीं। आप लोग तो मुझे जानते ही हो कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। तो हर इंसान को मतलब पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या बोलूँ, बट ये सारा कुछ फ़न वे से था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने इसको दिल पर नहीं लेना और उसको भी मत लेना कि मैं जान के वो तंग कर रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ। एक्चुअली मुझे नहीं होता, मैंने तो ऑलरेडी बोलना था, जब जब मैंने बोलना होता है मैं बोल देती हूँ। मतलब मैंने किसी की कोई सुननी है, जो मैंने करना होता है मैंने तो वो करना है। अगर आप लोग नहीं सुनना चाहते, आप लोगों को नहीं पसंद, आप लोगों के पास चॉइस है, मैं कौन सा वो लगाती हूँ प्रीमियर पर कि आप लोगों ने सुनना, तो आप लोगों की मजबूरी होती है कि आप लोगों ने, टाइम आपका आगे नहीं हो सकता, तो आप लोग उतना टाइम आगे कर दो भाई, जहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि मैं चपड़ 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 बोल रही हूँ, आप लोग आगे कर दिया करो, ठीक है। और बाकी हमारे 4K होने वाले हैं जल्द से जल्द, और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया भाई लोग कर दो भाई। आप लोग अगर सब्सक्राइब करोगे तभी मेरा नाम पता चलेगा। वैसे मुझे लग रहा है आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा नाम जानने में, और ना ही उनको है कि आपका नाम क्या है क्या नहीं है। तो कोई बात नहीं, 5K जब हो जाएंगे तो मैं ज़बरदस्ती खुद ही आप लोगों को बता दूँगी कि मेरा नाम ये है। वैसे तो आप लोगों को सब ऑलमोस्ट पता चल ही गया है, मेरी एज कितनी है, मैं क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, वैसे तो मैंने सब कुछ ही बता दिया। बस एक नन्हा सा नाम रह गया है, उसकी है वो मैंने रखा हुआ थोड़ा बहुत भरम कि वो 5K होंगे तो मैं तब बताऊँगी। तो 5K का इंतज़ार है भाई, कर लो। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग कर लो। अगर मेरा चैनल नहीं पसंद आ रहा तो आप लोग सब्सक्राइब करके भूल जाओ, तो कोई बात नहीं, आप लोग मत आया करो, मैं नहीं कहती। अब नहीं अच्छी लगती आप लोगों को मेरी बातें या आवाज़, तो आप लोग ऐसा कर दिया करें, मत आया करें, बस एक सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। सब्सक्राइब कर दें, ताकि एक्चुअली मैं सच में बताना चाहती हूँ आप सबको अपना नाम, लेकिन मैंने अब एक बात कह दी थी, तो अब मैं उस बात से भी नहीं जाऊँगी ना, क्योंकि अब फिर आप लोगों को हो जाएगा कि ये तो बातें करती है, ये अपनी बात पर पूरी नहीं रहती। इसने एक दफ़ा बोला था कि 5K होंगे तब बताऊंगी, अगर मैं अब जल्दी बता दूंगी तो फिर आप लोग कहोगे कि इसने जल्दी बता दिया। फिर मैं कहूँगी मैं ये वाला नावल पढ़ूंगी, तो आप लोग कहोगे लो, आपने तो अपना नाम जल्दी बता दिया था, आपने नावल भी नहीं पढ़ना, आप तो ऐसे ही वादे करती हैं झूठे, और ऐसी झूठी बातें करती हैं। तो इसीलिए फिर मुझे अपनी बात का भरम तो रखना है ना।
तो अब मैंने 5K, मुझे वैसे कम रखना चाहिए था टारगेट, अब मुझे भी हो रहा है कि टारगेट, लेकिन खैर मुझे पता है कि 5K हो जाएंगे इंशाल्लाह देर सवेर से। एक्चुअली हुआ ये है कि मैंने वीडियोस बिल्कुल अपलोड करना बंद कर दिए, तो इसीलिए फिर, वरना अब तक हो चुके होते मेरे 5K। तो भाई पढ़ाई भी ज़रूरी है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है ना, तो इसलिए फिर मैंने पढ़ाई भी की है। और देखो मैं 2-2 डिग्रियां कर रही हूँ माशाल्लाह से। और जिस तरह कर रही हूँ ना, वो तो खैर आप लोगों को पता ही है, अंदर की बात पता है। आप लोग वैसे ज़्यादा वो अच्छे वाले, मेरे बहन भाइयों को नहीं पता कि मेरे क्या सिचुएशन चल रही है, आप लोगों को ज़्यादा पता है मेरे बारे में। मैं सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे बहन भाइयों को नहीं पता, क्योंकि वो मेरी वीडियोस नहीं देखते। उनको मुझे जानने के लिए मेरी वीडियोस सुनना पड़ेंगी ना, देखना तो खैर नहीं, सुनना पड़ेंगे, तभी उन्हें मेरे बारे में पता चलेगा। वो मुझसे पूछते हैं तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हो गया, बहुत सही हो गया, ऐसा हो गया। तो मेरा मतलब वही सही होते हैं। अब क्या, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर तो हूँ नहीं मैं, और मुझे टॉप करना भी नहीं है। तो बस हो गया। मेरे भाई मेरे से पूछ रहा था आपका पेपर कैसा हुआ है, मतलब पेपर कैसा हुआ है। मैंने कहा अच्छा हो गया। कहता पास तो हो जाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हो जाऊंगी। वो फिक्र मत करो, पास हो जाऊंगी। ऐसा इतना, अब इतनी भी नालायक नहीं हूँ भाई मैं कि पास नहीं होंगी। तो मैंने कहा नहीं नहीं इंशाल्लाह मैं हो जाऊंगी पास। तो खैर आज आप लोगों को कैसा लगा मेरा इतना बिंदास अंदाज़, क्योंकि आज मैंने, मुझे लग रहा है कि मैंने वो बातें भी की हैं जो मैंने पहले कभी नहीं की हैं। तो मुझे तो बस अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, और मैं बहुत पसंद करती हूँ इस चीज़ को। खैर अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अब मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलने वाली। और आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, जो कि मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि क्या दुआ करनी है। आप लोगों ने दुआ करनी है और अपना ख्याल रखना है, ठंड से बचना है, और बस इंतज़ार करना है कि अच्छे अच्छे नावल्स कब आएंगे। और फिर जब मेरा मूड होता है तो मैं बिल्कुल भी दरम्यान में बात नहीं करती, लेकिन जब मेरा मूड होता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा सारी बातें भी करती हूँ। तो आज मेरा मूड था, मैंने इसलिए आप लोगों के साथ ज़्यादा बातें की हैं, और जब मेरा मूड नहीं होता मैं नहीं करती। तो बस अल्लाह हाफिज़।